Hello my dear students, welcome back to my channel. In this video we are going to start a new chapter, that is chapter number 16, okay, Parliament and Law. So let's get started. You can see here the picture of Parliament House. Our school is managed by the principal, teachers and students. Your school may have Shala Panchayat or Shala Samiti involving students to carry out different responsibilities. तो हमारा जो भी स्कूल होता है जिसमें भी हम पढ़ते हैं वो स्कूल किसके थ्रू मैनेज होता है? बाय द प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. ओके, योर स्कूल में हैव शाला पंचायत. स्कूल में शायद शाला पंचायत हो सकती है, शाला समिति हो सकती है, इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स टू कैरी आउट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करने के लिए शाला समिति बिठाई जाती है या शाला पंचायत. ओके, likewise, specific provisions have been made in our constitution to run the country. बिल्कुल इसी तरह से specific provisions बनाए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री को रन करने के लिए, यानी कंट्री को चलाने के लिए. ओके, तो कंट्री को चलाने के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. दिस सिस्टम इज़ नोन एज पार्लियामेंट. तो ये जो सिस्टम है इसे हम कहते हैं पार्लियामेंट. There is ग्राम पंचायत to manage the activities at village level. तो विलेज लेवल के जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए ग्राम पंचायत को सेटअप किया गया है. वी ऑल्सो नो अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज़ मैनेजिंग स्मॉल टाउन्स एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस मैनेजिंग बिगर सिटीज़. ओके, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. विलेज लेवल की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए ग्राम पंचायत, municipalities are there for small towns and municipal corporation managing bigger cities. Okay, विलेज के लिए ग्राम पंचायत है, स्मॉल टाउन्स के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ है और बिगर सिटीज़ के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है. सिमिलरली द कंट्री इज़ मैनेज्ड बाय द पार्लियामेंट. बिल्कुल इसी तरह से कंट्री को मैनेज करने के लिए पार्लियामेंट है. लेट अस स्टडी अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स. Formation of Parliament. The Parliament of our country is located in Delhi. तो हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पर है? इन दिल्ली. इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. तो इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स लोकशाही. लोकशाही का संसदीय स्वरूप इंडिया ने अडॉप्ट किया है. द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. अब पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में हम देखें तो होता है संसद. आप सबने संसद के बारे में सुना ही होगा, है ना. द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. इंडिया में पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन माना जाता है. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस. तो पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है? इंडिया की पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 हाउसेस मीन्स 2 उसके हाउसेस माने गए हैं, जैसे एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है. ओके, द अपर हाउस इज़ नोन एज द राज्यसभा एंड द लोअर हाउस इज़ नोन एज द लोकसभा. अपर हाउस को राज्यसभा बोला जाता है और लोअर हाउस को लोकसभा. मेंबर्स ऑफ दीज 2 हाउसेस आर जनरली नोन एज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का शॉर्ट फॉर्म एमपी भी है, ठीक है. तो जो भी मेंबर्स राज्यसभा के हैं या लोकसभा के हैं, दोनों ही सभाओं के जो मेंबर्स होते हैं हम कहेंगे कि ये सारे मेंबर्स पार्लियामेंट के हैं, क्योंकि ये दोनों हाउसेस भी पार्लियामेंट के हैं. ठीक है, पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? एक प्रेसिडेंट होता है और 2 हाउसेस होते हैं, और दोनों ही हाउसेस में जो भी मेंबर्स होते हैं वो सभी सदस्य, सारे मेंबर्स पार्लियामेंट के ही मेंबर्स माने जाते हैं. मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट वोटिंग.
तो लोकसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, whereas the members of the राज्यसभा are elected by the members of the state legislative assembly। यानी राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मीन्स राष्ट्रीय विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं किसको? तो राज्यसभा के मेंबर्स को। वोटर्स कैन नॉट वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डायरेक्टली, और जो वोटर्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए डायरेक्टली वोट नहीं कर सकते। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर देयरफॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और इसीलिए ही राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड वो नहीं किए जाते। लेट अस गेट सम डिटेल्स अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स टू हाउसेस। Now you can see the chart that is given here, okay? और 7th में हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ कर आए हैं, फाइन। अब यहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है? यहाँ पर 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर, द अदर वन इज़ एग्जीक्यूटिव एंड द लास्ट वन इज़ ज्यूडिशरी, ओके? तो लेजिस्लेचर में यानी पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट, उसके 2 यहाँ पर पार्ट्स हैं, अलग अलग 2 हाउसेस हैं। लेजिस्लेचर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक है लोकसभा एंड द अदर वन इज राज्यसभा। अब लोकसभा यानी लोअर हाउस और राज्यसभा मीन्स अपर हाउस। देन एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन जुडिशरी, उसमें आता है सुप्रीम कोर्ट, ओके? सुप्रीम कोर्ट के बाद इसमें हाई कोर्ट भी आता है एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, फिर उसको भी अलग 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अलग होती हैं, तालुका कोर्ट्स अलग होती हैं, ओके? तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट से। देयर आर 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मीन्स लेजिस्लेचर, ठीक है? एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, राइट? तो दोनों ही यहाँ पर पिक्चर्स शो हो रही हैं। एक है लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस बोलेंगे एंड राज्यसभा दैट इज़ अपर हाउस, ओके? तो दोनों के बारे में हम डिटेल्स में अभी देखने वाले हैं। लोकसभा, लोअर हाउस। There are in all 545 members in our Lok Sabha. These members represent different Indian states and union territories. The number of seats of the parliament is decided on the basis of the population of states. Efforts are made to ensure equal representation of each state. Lok Sabha is also known as House of People, as its members are elected through direct voting of people. Certain seats are kept reserved for the representatives of scheduled castes and scheduled tribes. In Lok Sabha, 26 seats are allotted to Gujarat. तो टोटली 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, और ये सारे जो मेंबर्स हैं डिफरेंट इंडियन स्टेट्स, अलग अलग डिफरेंट इंडियन स्टेट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की जो भी सीट्स हैं उनकी जो नंबर होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के बेस पर पार्लियामेंट की जो सीट्स होती हैं वो तय की जाती हैं, और एफर्ट्स आर मेड टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट। और एफर्ट्स तो की जाती हैं, ट्राई की जाती है कि हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं वो इक्वल होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स इक्वल रहने चाहिए। और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है क्योंकि डायरेक्ट वोटिंग, लोगों की डायरेक्ट वोटिंग करके यहाँ के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। मींस जैसे कि इलेक्शन हल्ड होते हैं एंड एवरी 5 years वोटिंग की जाती है, वोटर्स वोटिंग करते हैं, एमएलएस चुने जाते हैं, एमपीज चुने जाते हैं, और वोटर्स की जो एज है वो मोर देन 18 होनी चाहिए। 18 साल से छोटे लोग जो होते हैं वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये जो कैंडिडेट्स होते हैं ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं।
और कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं फॉर हुम, फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC देन ST, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं। ओके, और इसके साथ साथ इन लोकसभा में 26 सीट्स आर अलॉटेड टू गुजरात, और गुजरात स्टेट को 26 सीट्स अलॉट की गए हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा के मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा में अगर आपको मेंबर बनना है तो क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए, देखते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी कैंडिडेट अगर लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो एटलीस्ट वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ओके, द कैंडिडेट मस्ट बी एज्ड 25 ईयर्स और अबोव। देखो, अब जब आपको वोट करना है तो आपकी एज 18+ होनी चाहिए, बट अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज 25 ईयर्स और अबोव होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड नॉट बी बैंकरप्ट, कल्प्रिट और विथ अनस्टेबल माइंड। तो कैंडिडेट जो भी लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, और ना ही वो कोई कल्प्रिट होना चाहिए, कल्प्रिट भी नहीं होना चाहिए, और उसका माइंड स्टेबल होना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग वो होना चाहिए। अनस्टेबल माइंड के साथ वो लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता। द कैंडिडेट शुड नॉट बी अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का सैलरीड एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए वो कैंडिडेट। टर्म, द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर्स। तो टर्म यानी ड्यूरेशन क्या होती है लोकसभा की? 5 ईयर्स, यानी हर 5 साल बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं, नए मेंबर्स चुने जाते हैं। हाउएवर, इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा और कैन prolong its term. After the completion of the term, the Lok Sabha is dissolved and it is formed again through fresh elections. मीन्स कुछ स्पेसिफिक यानी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जब आ जाते हैं तब प्रेसिडेंट डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को, या फिर वो प्रोलॉन्ग यानी टर्म को बढ़ा भी सकते हैं। मीन्स 5 ईयर्स का जो उनका एक्चुअल टर्म है उसे घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, बट इन स्पेसिफिक circumstances. Okay, after the completion of the term, the Lok Sabha is dissolved and it is formed again through fresh elections. तो completion जब हो जाता है टर्म का, मीन्स आफ्टर 5 ईयर्स, जो टोटली 5 ईयर्स का टर्म रहता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है और दोबारा नए तरीके से फॉर्म होती है, फ्रेश इलेक्शंस के थ्रू फॉर्म होती है, नए इलेक्शंस होते हैं। ये कौन से इलेक्शंस होते हैं? ये जनरल इलेक्शंस होते हैं। अगर आपकी एज 18 या 18 से अबोव है तो आप उसमें वोटिंग कर सकते हो। ओके, फंक्शंस ऑफ लोकसभा। द लोकसभा passes bills concerning subjects which have been included in the union list. So which function is performed by the Lok Sabha? Lok Sabha passes the bills. लोकसभा क्या करती है? बिल्स पास करती है कंसर्निंग सब्जेक्ट्स। ओके, कौन से सब्जेक्ट्स? तो वो सब्जेक्ट्स जो कि यूनियन लिस्ट में प्रेजेंट हों। ओके, लोकसभा उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर बिल्स पास करती है जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी यूनियन लिस्ट में प्रेजेंट हों। कौन से टाइप के या कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। ओके, जैसे डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, रेलवेज है, हाईवेज है, कम्युनिकेशन है, ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं सारे यूनियन लिस्ट में भी प्रेजेंट हैं, और इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके लोकसभा जो है वो बिल्स पास करती है। कंसिडरिंग द नीड्स और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल, द लोकसभा फॉर्म्स न्यू लॉज एंड मेक्स अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग लॉज और रिपेल्स देम। तो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को या नीड्स को कंसिडर करते हुए लोकसभा क्या करती है? फॉर्म्स न्यू लॉज, नए लॉज बनाती है। ओके, एंड मेक्स अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग लॉज और रिपेल्स देम। और क्या करती है? जो भी एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं, जो भी कायदे कानून एग्जिस्टेड हैं, जो कंटिन्यू हैं, अभी जो चल रहे हैं, उनमें अमेंडमेंट्स मीन्स कुछ ऐड करना, कुछ चेंज करना, इनको कहते हैं अमेंडमेंट। ओके,
तो कुछ ऐड करती है, या फिर जो भी लॉज चल रहे होते हैं उनमें कुछ चेंज करना हो तो उसका काम, वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? लोकसभा। एंड रिपेल्स देम, रिपेल का मतलब क्या होता है? रद्द करना। ठीक है, तो या तो क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज में अमेंडमेंट्स मेक करते हैं, यानी चेंजेस करते हैं या कुछ ऐड करते हैं, या तो फिर रिपेल्स मीन्स रद्द कर देते हैं। द लोकसभा कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको रेगुलेट करना, यानी मेंटेन करना, कंट्रोल करना, ये सारे फंक्शंस भी लोकसभा के हैं। द लोकसभा sanctions the budget. Budget is first presented in the Lok Sabha and thereafter in the Rajya Sabha. Firstly, we must see what is the budget. Budget होता क्या है पहले वो देखते हैं, ओके? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, बजट को एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, ओके? और ये जो स्टेटमेंट है इसमें होता क्या है, तो इसमें गवर्नमेंट के किसी भी पर्टिकुलर ईयर की रिसीप्ट्स या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, वो भी एस्टिमेटेड, ओके? इसमें एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स या फिर एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के किसी पर्टिकुलर ईयर की, जिस भी ईयर का बजट है उस पर्टिकुलर ईयर की गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं, वो भी एस्टिमेटेड। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112 में भी मेंशन है, ओके? द लोकसभा सैंक्शंस द बजट, तो लोकसभा क्या करती है? बजट को सैंक्शन मीन्स मंजूरी देती है। बजट इज़ फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द लोकसभा एंड thereafter इन द राज्यसभा। तो फर्स्ट बजट जो है वो कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा में, और उसके बाद राज्यसभा में। If the members of the Lok Sabha are not satisfied with the working of the Council of Ministers, they can pass a motion of no confidence against the Council of Ministers and compel the government to vacate the office. अगर लोकसभा के मेंबर्स सेटिस्फाई नहीं हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काम से, अगर लोकसभा के मेंबर्स सेटिस्फाई नहीं हैं तो दे कैन पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो क्या कर सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट दे कैन पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो वो क्या कर सकते हैं? वो मोशन मीन्स प्रस्ताव, ठीक है? नो कॉन्फिडेंस मीन्स अविश्वास, वो अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकते हैं अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट वो ऐसा प्रस्ताव, अविश्वास का प्रस्ताव भी दे कैन पास, वो पास कर सकते हैं। एंड कंपेल द गवर्नमेंट टू वेकेट द ऑफिस, और वो सरकार को, गवर्नमेंट को वेकेट द ऑफिस, कार्यालय खाली करने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। कंपेल मीन्स मजबूर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नेशनल इश्यूज आर डिस्कस्ड इन द लोकसभा एंड आर ब्राउट टू द गवर्नमेंट्स नोटिस। अब लोकसभा में कौन होते हैं? एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? ये कौन होते हैं? ये वही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्हें हम वोट करते हैं, ठीक है? ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो डायरेक्टली वोटिंग के बाद जब वो लोकसभा में जाते हैं तो ये इंडिया ने क्या किया है? डेमोक्रेटिक वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर यानी लोकसभा में डायरेक्टली पब्लिक के लिए, लोगों के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं और हम ही उन्हें सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? हम ही वोट करते हैं। उसके बाद वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोकसभा के एमपीज बनते हैं और वो लोग वहाँ पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़, जो भी नेशनल इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं वो सारे वहाँ लोकसभा में डिस्कस किए जाते हैं। एंड आर ब्राउट टू द गवर्नमेंट्स नोटिस, और उन्हें गवर्नमेंट की नोटिस में लाया जाता है। जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर डिस्कशन करके उसके बाद उसको गवर्नमेंट की नोटिस में भी लाया जाता है कि हाँ ये सब इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है? अब पीपल, ये जो इंडिया है डेमोक्रेटिक वे यहाँ से अपनाया हुआ है, तो लोकशाही देश इसको बोला जाता है, ठीक है? अब लोकशाही देश है, इसका मतलब क्या है कि लोगों के द्वारा ही चल रहा है ना? तो लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह जो होती हैं, उन सबका डिस्कशन लोकसभा में होता है, ठीक है? फॉर एनी फिनेंशियल मैटर द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स सैंक्शन फ्रॉम द लोकसभा।
तो ये एक एक्स्ट्रा या फिर स्पेशल पावर भी आप कह सकते हो लोकसभा के पास है कि जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन फाइनेंशियल मैटर्स के लिए लोकसभा के अप्रूवल की ज़रूरत है, सैंक्शन की नीड है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में कौन होते हैं? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या देखा हमने कि लोकसभा को भले ही लोअर हाउस क्यों ना कहा जाता हो, तब भी गवर्नमेंट को टू वेकेट द ऑफिस, उनका कार्यालय खाली करने के लिए भी मजबूर कर सकती है लोकसभा। अगर लोकसभा को काम नहीं लगता है सही, अगर काउंसिल ऑफ मेंबर्स का वर्किंग सही नहीं लग रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो मजबूर कर सकते हैं गवर्नमेंट को अपना कार्यालय खाली करने के लिए। ओके, राज्यसभा, अपर हाउस। इन ऑल देर आर 250 मेंबर्स इन आर राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 250। ऑफ दीज 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और इसमें से 12 मेंबर्स यानी 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट आर वेल नोन पर्सनैलिटीज linked with different fields of activities such as literature, science, sports, art, and social service, and are recognized for their specific contribution. तो ये 12 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट होते हैं वो कौन होते हैं? वेल नोन पर्सनालिटीज़, जानी मानी हस्तियाँ होती हैं, लिंक्ड विथ डिफरेंट फील्ड्स, जो अलग अलग फील्ड्स के साथ लिंक्ड होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ लिंक्ड होती हैं, जैसे कि लिटरेचर से, कोई साइंस से, कोई स्पोर्ट्स से, कोई आर्ट से, देन कोई सोशल सर्विस से। ठीक है, एंड आर रिकग्नाइज्ड फॉर देयर स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, और अपने कंट्रीब्यूशन के लिए यानी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। ओके, स्पेसिफिक मीन्स स्पेशल कंट्रीब्यूशन, जो महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है उसके लिए वो जाने जाते हैं। द रिमेनिंग 238 members are representatives of different states who are indirectly elected. तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि 250 टोटल मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में यानी अपर हाउस में, उसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। तो जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं 238 मेंबर्स, वो कौन होते हैं? वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स के, हु आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? हमने तो डायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में सुना है, हमने तो वोटिंग देखी है, वोटर्स कैसे ईवीएम मशीन में वोटिंग करते हैं, वोट देते हैं किसी एक कैंडिडेट को, है ना। तो अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? तो राज्यसभा यानी अपर हाउस के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है उसमें अलग अलग स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का जो काम है वो कौन करता है? एमएलएस करते हैं। ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो एमएलएस होते हैं वो ही वोट करते हैं, इसीलिए हम उसे इनडायरेक्ट वोटिंग कह रहे हैं। द राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है राज्यसभा को, जैसे लोअर हाउस को यानी लोकसभा को क्या कहते थे हम? हाउस ऑफ पीपल। उसी तरह से राज्यसभा को यानी अपर हाउस को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 11 सीट्स आर अलॉटेड टू गुजरात इन द राज्यसभा, और राज्यसभा में गुजरात को 11 सीट्स अलॉट किए गए हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही और शी कोई भी हो दोनों में से, चाहे कोई भी जेंडर हो, बट वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। लोकसभा में भी फर्स्ट क्वालिफिकेशन एज इट इज़ है। द नेक्स्ट वन इज ही और शी मस्ट बी एज्ड 30 ईयर्स और अबोव। अब यहाँ पर जो लोकसभा में हमने एज रिक्वायरमेंट देखी थी वो क्या थी? 25 ईयर्स और अबोव। सो लिटिल बिट चेंजेस हियर, 30 ईयर्स और अबोव है राज्यसभा में। फाइन, तो ये बहुत ही ईजी सा पॉइंट है। फर्स्ट एकदम सेम है,
सेकंड में सिर्फ आपको एज जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज करनी है, वहाँ 25 है, यहाँ 30 है। ही और शी शुड नॉट बी बैंकरप्ट, कल्प्रिट और विथ अनस्टेबल माइंड। तो थर्ड वन भी बिल्कुल सेम है, वो कोई भी जो भी कैंडिडेट है वो ही या शी बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, कल्प्रिट नहीं होना चाहिए और विथ अनस्टेबल माइंड, उसका माइंड भी स्टेबल होना चाहिए। अनस्टेबल माइंड के साथ वो राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। ही और शी शुड नॉट बी अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। सो द लास्ट वन इज़ ऑल्सो सेम। तो क्वालिफिकेशन इज ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। आपको यहाँ पर सिर्फ एज रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना है। लोकसभा में 25 ईयर्स और अबोव एंड राज्यसभा में 30 ईयर्स और अबोव। टर्म, द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज़ 6 ईयर्स। तो लोकसभा में जो टर्म था वो था 5 ईयर्स का, यहाँ पर है 6 ईयर्स का। ठीक है, तो इसमें चेंज क्या है? चेंज इतना है कि लोकसभा में लोकसभा की टर्म बताई गई थी कि लोकसभा 5 ईयर्स तक का टर्म उसका होता है और आफ्टर 5 ईयर्स वो डिज़ोल्व हो जाती है, बट राज्यसभा कभी डिज़ोल्व नहीं होती। इसलिए यहाँ पर हर एक मेंबर का टर्म फिक्स है जो है 6 ईयर्स, और जब ये टर्म कंप्लीट हो जाता है तो वो मेंबर रिटायर्ड हो जाता है और उसकी जगह एक नया मेंबर आ जाता है। ओके, राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड। ठीक है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी कम्प्लीटली डिज़ोल्व तो नहीं होता। एवरी 2 years 1/3 of the members get retired and election is held for the same number of members। और हर 2 साल बाद क्या होता है? 1/3 ऑफ द मेंबर्स, जितनी भी मेंबर्स हैं उनमें से 1/3 पार्ट जो होते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं और उन्हीं वैकेंट सीट्स के लिए नए मेंबर्स का इलेक्शन किया जाता है। Functions of Rajya Sabha. Like Lok Sabha, the Rajya Sabha also forms, amends and repeals laws. लोक सभा की तरह राज्य सभा भी फॉर्म कर सकती है, अमेंड यानी चेंज कर सकती है और रिपेल यानी रद्द कर सकती है लॉस को। ठीक है, तो राज्यसभा क्या कर सकती है? बिल्कुल लोकसभा की तरह लॉस को बना सकती है, चेंज कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है, रिपेल्स। द राज्यसभा डिस्कसेस द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। राज्यसभा क्या कर सकती है? गवर्नमेंट का जो भी फंक्शनिंग वगैरह है उस पर डिस्कशन कर सकती है। द राज्यसभा आस्क क्वेश्चंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मीन्स जो पूरा प्रशासनिक तंत्र होता है, तो उसके कामकाज से रिलेटेड यानी प्रशासनिक तंत्र के जो भी फंक्शनिंग है, कामकाज है पूरा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स से। ठीक है, राज्यसभा क्वेश्चंस पूछती है, किससे पूछती है? तो मिनिस्टर्स से पूछती है। किसके बारे में? रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। पूरे वहीवटी तंत्र की यहाँ बात हो रही है, उसके कामकाज के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स को। In terms of control over financial matters and administrative machinery, the Rajya Sabha has lesser rights as compared to the Lok Sabha. तो फिनेंशियल मैटर्स हों या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो, इन सब के ऊपर जो कंट्रोल की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के पास बहुत ही कम है राइट्स एज़ कंपेयर टू द लोकसभा। मीन्स लोकसभा के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं फिनेंशियल मैटर्स को लेके या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को लेके, लॉस बनाना, रिपेल करना, अमेंड यानी चेंज करना, इन सब का जो कंट्रोल वगैरह है वो लोकसभा के ऊपर ज़्यादा रहता है, जबकि राज्यसभा के पास कम राइट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लोकसभा। द नीड फॉर अ पार्लियामेंट। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मच डाइवर्सिटी। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, है ना। अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिटीज़ इंडिया में देखने को मिलती हैं। इट इनहैबिट्स पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़।
तो अलग अलग धर्म के और अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। Parliament becomes necessary and important to run and manage the country amid such diversity. तो इस डाइवर्सिटी के बीच में कंट्री को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए पार्लियामेंट का होना बहुत ही नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, यानी ज़रूरी भी है। In our constitution, therefore, the parliament has been described as the biggest democratic institution. तो सिर्फ इसीलिए ही हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? एज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। We have learned that the parliament consists of two houses and both the houses participate equally in the process of formation and making amendments in laws. तो क्या सीखा हमने कि पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये दो हाउसेस होते हैं, ओके, एंड बोथ द हाउसेस पार्टिसिपेट इक्वली, और दोनों ही हाउसेस जो हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं किस में? इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मेकिंग अमेंडमेंट्स इन लॉज। तो कायदे में, लॉ में कोई भी अमेंडमेंट लाना है या फॉर्मेशन यानी नया कायदा बनाना है, तो इनकी जो भी प्रोसेस होती है उसमें दोनों ही हाउसेस इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर दिस पर्पस स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैव बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी गिवन हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द पार्लियामेंट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, और पार्लियामेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शंस मीन्स अपना काम इंडिपेंडेंटली वो करती है, अपना जो भी काम काज होता है, जो भी उसकी ड्यूटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो इंडिपेंडेंटली करती है। रोल ऑफ द पार्लियामेंट, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द पार्लियामेंट फंक्शंस इन अकॉर्डेंस with the guidelines given in the constitution। तो अभी तक हमने जो भी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पार्लियामेंट अपने सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे परफॉर्म करती है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडलाइंस गिवन हैं उसके अकॉर्डेंस, ओके, सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं? इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस दैट आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट कमिटीज आर फॉर्म्ड टू कैरी आउट दीज फंक्शंस, और ये जो फंक्शंस होते हैं उनको कैरी आउट मीन्स परफॉर्म करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ फॉर्म की जाती हैं, अलग अलग कमिटियाँ बिठाई जाती हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कैरिड आउट बाय द पार्लियामेंट इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लॉज एंड मेकिंग अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग लॉज और रिपेलिंग दैम। देखो अब ये चीज़ तो ना बार बार रिपीट ही हो रही है, बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट का मेन काम यही है कि नए लॉज को बनाना, और जो बने हुए हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं उनमें अगर हमें कुछ चेंज करना है, यानी हमें मतलब पार्लियामेंट को, तो उसमें वो चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई लॉ ऐसा है जिसे निकाल देना ज़रूरी हो जाता है तो उसे रिपेल मीन्स उसे रद्द भी कर सकती है, तो ये उसका मेन काम है, ठीक है। Through the budget, the Parliament exercises control over the expenditure made by the executive machinery। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? कंट्रोल कर सकती है किस पर? द एक्सपेंडिचर मेड बाय द एग्जीक्यूटिव मशीनरी। जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी के थ्रू एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उन पर पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है। एग्जीक्यूटिव मशीनरी इन द सेंस जो कार्यकारी तंत्र रहता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कैसे कर सकती है? थ्रू द बजट। अब बजट में गवर्नमेंट की जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रिसीप्ट्स होती हैं, सबकी डिटेल होती है, उसी को बजट कहते हैं। तो उसके थ्रू पार्लियामेंट जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह रहते हैं एग्जीक्यूटिव मशीनरी के उस पर कंट्रोल कर सकती है। द डिबेट्स ऑन गवर्नमेंट्स पॉलिसीज विच टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट मेक द गवर्नमेंट कॉन्शियस अबाउट इट्स मिस्टेक्स एंड शॉर्टकमिंग्स। तो पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, या फिर कह लो कि बहस होती है, उससे गवर्नमेंट थोड़ा कॉन्शियस हो जाती है अपनी मिस्टेक्स को लेके, अपनी जो खामियां वगैरह होती हैं उनकी पॉलिसीज़ में, उनको लेकर गवर्नमेंट थोड़ा
कॉन्शियस हो जाती है, जागरूक होती है और उसे पता चलता है कि कहाँ पर वो गलतियाँ कर रही है. These debates also make the whole nation aware about the government policies. और ये जो डिबेट्स होती हैं, जो बहस होती है पार्लियामेंट में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर, इससे नेशन, होल नेशन, पूरे नेशन की जो जनता है वो भी अवेयर होती है अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़. गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में पूरी नेशन को जानने मिलता है. द प्रेसिडेंट. The president is the first citizen of the country and also the constitutional head. The whole administration of the country is carried out in the name of the president. तो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोलते हैं और वो कंट्री का फर्स्ट सिटीज़न होता है. द होल एडमिनिस्ट्रेशन यानी पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री का, कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. वो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है यानी राष्ट्रपति के नाम पर होता है. क्वालिफिकेशंस. द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. कैंडिडेट जो भी प्रेसिडेंट है वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का. ही और शी मस्ट बी एज्ड 35 ईयर्स और अबोव, और उसकी एज 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. ही और शी शुड नॉट बी अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो भी प्रेसिडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो गवर्नमेंट का कोई सैलरीड एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए. ही और शी शुड हैव क्वालिफिकेशन टू बी एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा. तो कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होना चाहिए फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस की नीड रहती है वो होनी चाहिए उस कैंडिडेट की, और वो अगर एलिजिबल है लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए तो वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. The President appoints the ministers of the Union Council of Ministers with the advice of the Prime Minister and administers the oath of office to the appointed ministers. तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो यूनियन काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, उसकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. फिर से देख लेते हैं. यूनियन काउंसिल जो है मिनिस्टर्स की, उसके मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता है, बट विथ द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ काउंसिल के जो मिनिस्टर्स हैं उनको खुद प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ. एंड एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द अपॉइंटेड मिनिस्टर्स. और जो अपॉइंटेड मिनिस्टर्स होते हैं यानी जिनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, फिर उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं हमारे प्रेसिडेंट. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं. प्रेसिडेंट क्या करते हैं? मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. कौन से मिनिस्टर्स? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो केंद्रीय काउंसिल है मिनिस्टर्स की, उसके लिए मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम है प्रेसिडेंट का, विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ करते हैं. और जो अपॉइंटेड मिनिस्टर्स होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम, उनका जो भी पद रहता है, जो भी उनकी पोस्ट है, उस पोस्ट का शपथ उन्हें लेना पड़ता है, तो वो शपथ दिलाने का काम भी प्रेसिडेंट करते हैं. द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड इज़ ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड अ ट्रीटी. तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया. द आर्म्ड फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ the Indian Navy, the Indian Army and the Indian Air Force. तो ये सारी जो फोर्सेस हैं ये सब आर्म्ड फोर्सेस में आ जाते हैं. ठीक है, तो ये जो भी आर्म्ड फोर्सेस होते हैं इंडिया के, इसके सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं एंड इज़ ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड अ ट्रीटी. ऑथराइज्ड मीन्स अप्रूवल देना. ठीक है, तो प्रेसिडेंट वॉर डिक्लेयर करने की अनुमति दे सकते हैं और कंक्लूड अ ट्रीटी यानी संधि या कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट कह सकते हैं, उसे कंक्लूड करने के लिए भी अप्रूवल प्रेसिडेंट देते हैं.
The President appoints the governors of states, the judges of the Supreme Court, chief election officials, and Indian ambassadors for different countries. तो प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं? स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, देन चीफ इलेक्शन ऑफिशियल्स मीन्स जो चुनाव अधिकारी होते हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी जिसे हम कहते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, देन इंडियन एम्बेसडर्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए एम्बेसडर्स राजदूतों को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है। पहले देख लेते हैं अभी एम्बेसडर क्या होता है। एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। तो एम्बेसडर्स को राजदूत भी कहा जाता है और इनका मेन काम क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट पर्सन यानी स्पेसिफिक पर्सन माने जाते हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडियन एम्बेसडर्स हैं, तो इंडिया को फॉरेन कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इंडिया के बारे में फॉरेन कंट्रीज़ को सब एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर हमारी कंट्री से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है, कोई बात है, तो वो हम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो दूत का काम क्या होता है? जैसे नॉर्मल दूत होता है, मैसेंजर होता है, बिल्कुल वही काम करता है एम्बेसडर भी, बट इंडियन एम्बेसडर है तो इंडियन एम्बेसडर फॉरेन कंट्री में रहता है और फॉरेन में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही जो भी फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे वो इंडिया से शेयर करता है। द प्रेसिडेंट इज़ ऑथराइज्ड टू समन और टू प्रोरोग द मीटिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस। तो दोनों ही हाउसेस यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों ही हाउसेस की जो मीटिंग्स होती हैं उनको बुलाने का काम, समन मीन्स मीटिंग्स बुलाने का काम, और टू प्रोरोग मीन्स मीटिंग्स को एक तरह से मुलतवी करने का काम। ये वर्ड सुना होगा सबने, है ना? जजेस कैसे बोलते हैं? अदालत मुलतवी की जाती है, बिल्कुल उसी तरह से मुलतवी करने का काम, यानी मीटिंग्स को प्रोलॉन्ग करना या फिर अवॉइड करना, टालना जिसे हम कह सकते हैं, या फिर और पोस्टपोन करना। ठीक है, तो मीटिंग्स को बुलाना, प्रोलॉन्ग मीन्स बढ़ाना या फिर पोस्टपोन करना, इन सब ये सारे जो भी काम होते हैं इन सब में भी प्रेसिडेंट इज़ ऑथराइज्ड मीन्स प्रेसिडेंट ही अप्रूवल देता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे इशू a proclamation of national emergency when the security of any part of the country is threatened. The President may dismiss the State Council of Ministers and take over the executive powers of the state by imposing President rule in that state. A bill becomes a law only after it is signed by the President. तो कंट्री के यानी इंडिया के किसी भी पार्ट की अगर सिक्योरिटी खतरे में है, थ्रेटेंड यानी कोई भी तरह का खतरा है, तो नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का काम, घोषणा करने का काम प्रेसिडेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट काउंसिल है मिनिस्टर्स की, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको डिसमिस करने का काम प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल, तो अपना प्रेसिडेंट रूल बाय इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल ही कैन टेक ओवर द एग्जीक्यूटिव पावर्स। सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स स्टेट की वो खुद ले सकते हैं, खुद ही अपने हिसाब से वो राज्य चला सकते हैं। और कोई भी बिल लॉ तभी बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट के साइन हो, यानी जब भी बिल पास होता है अगर उस पर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते हैं तो वो लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही कोई भी बिल लॉ बन जाता है। टर्म, the term of the president is 5 years. When in office, no criminal case can be launched against the president, nor any order can be passed for his arrest or imprisonment. In the absence of the president, vice president discharges the duties. The president gives his or her resignation to the vice president. तो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसका टर्म 5 इयर्स का रहता है, और जब वो अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट पे होती हैं यानी उनके पूरे कार्यकाल में उन पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता है, और ना ही उन्हें अरेस्ट करने का या उन कारावास का कोई ऑर्डर भी पास नहीं किया जा सकता है। और उनके एब्सेंस में यानी प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट जो हैं डिस्चार्जेस द ड्यूटीज़ जो हैं वो
परफॉर्म करते हैं। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज और हर रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को यानी उपराष्ट्रपति को देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। He or she is elected either for the Lok Sabha or for the Rajya Sabha. The president invites the leader of the party having majority to form the government. The president administers the oath of office to the prime minister and the council of ministers. The council of ministers is also known as the executive of the parliament. If the prime minister resigns, the whole council of ministers gets dispersed. The prime minister is constitutionally responsible to the parliament. तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी प्रधानमंत्री होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, और उन्हें या तो लोकसभा के लिए इलेक्ट किया जाता है या तो राज्यसभा के लिए। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए जो भी पार्टी, जिस भी पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी होती है उसके लीडर्स को इनवाइट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट जो हैं यानी राष्ट्रपति शपथ भी दिलवाते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन सभी को शपथ दिलाने का काम करते हैं, उनके पद के लिए वो शपथ लेते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसे एग्जीक्यूटिव ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है। पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव किसको कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन दे देते हैं तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पूरी मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है वो डिस्पर्स हो जाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है। और जो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यानी जवाबदार होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से, ठीक है। यानी यहाँ संविधान की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट। फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। The Prime Minister carries out the task of allocating various ministers, departments to the Council of Ministers and monitor and coordinate their activities. Policy level decisions are also taken by him. Allocating means allot करना, ठीक है। तो various ministers and departments, अलग अलग departments और ministers को allot करने का काम कौन करते हैं, Prime Minister करते हैं। किसको allot किए जाते हैं, तो to the Council of Ministers and monitor and coordinate their activities। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने का काम, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है कौन परफॉर्म करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। पॉलिसी लेवल डिसीजंस आर ऑल्सो टेकन बाय हिम। अब पॉलिसी लेवल के जो भी डिसीजंस वगैरह होते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही लिए जाते हैं। ओके, अब पॉलिसी लेवल डिसीजंस इन द सेंस ये कौन से डिसीजंस होते हैं, पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हम लोगों ने सुनी हुई हैं, सुना होगा आप लोगों ने भी, टीवी पर आती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, स्वच्छ भारत मिशन, ये भी एक पॉलिसी ही है, सरकार की नीति ही है, जो कि अक्टूबर 2014 में आई थी। उसके बाद मेक इन इंडिया, ये सितंबर 2014 में। देन स्किल इंडिया, इसके साथ साथ दूसरी एक 2015 में आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, नीतियाँ होती हैं, ये सब पॉलिसीज ही मानी जाती हैं, इनको ही हम कहते हैं पॉलिसीज़। ओके, तो पॉलिसी लेवल के जो भी डिसीजंस होते हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। द प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट्स द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जो यूनियन काउंसिल है मिनिस्टर्स की, वहाँ पर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट जी का। बट किसकी एडवाइस के साथ करते हैं, तो वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ, ठीक है। It is the Prime Minister who decides whom to include in the Council of Ministers and whom to keep out. तो Council of Ministers में किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है, ये सब डिसाइड कौन करते हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही चेयर मीन्स कंट्रोल होती हैं।
Both the Prime Minister and the Executive are constitutionally responsible to answer the questions raised by the members of the Parliament. तो प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव बोथ, यहाँ पर बोथ मीन्स दोनों, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी और एग्जीक्यूटिव भी, दे बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये कहा गया है, ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर व्हाट, टू आंसर द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के मेंबर्स जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसको आंसर करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, प्राइम मिनिस्टर की भी और एग्जीक्यूटिव की भी। The Speaker, Chairman. The Speaker of the Lok Sabha is elected from among the members of the Lok Sabha. लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसी में से लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। द इलेक्टेड स्पीकर मोस्टली बिलोंग्स टू द पार्टी हैविंग मेजॉरिटी, और वो पार्टी जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी होती है उसी में से मोस्टली स्पीकर जो है वो चुना जाता है, ठीक है। तो जो भी स्पीकर इलेक्टेड होते हैं वो मोस्टली किससे बिलोंग करते हैं, टू द पार्टी हैविंग मेजॉरिटी, ओके। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होते हैं, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होते हैं। इफ एनी मेंबर बिहेव्स इन एन indecent manner in the house, the speaker or the chairperson can suspend him or her for a day or for the whole session. तो अगर कोई भी मेंबर इनडिसेंट मैनर करता है, इनडिसेंट मैनर में बिहेव कर रहा है हाउस के अंदर, मतलब जो सभा होती है जैसे लोकसभा है या राज्यसभा है, हम उसको हाउसेस ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन है या मेंबर है इनडिसेंट मैनर में बिहेव कर रहा है तो स्पीकर या फिर जो चेयरपर्सन होते हैं वो उसे सस्पेंड कर सकते हैं फॉर अ डे और फॉर द होल सेशन, पूरे सेशन के लिए या सिर्फ एक दिन के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं। इन बोथ द हाउसेस मेंबर्स आस्क देयर क्वेश्चंस एड्रेसिंग द स्पीकर और द चेयरपर्सन, और इन दोनों ही हाउसेस में जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं एड्रेसिंग द स्पीकर और द चेयरपर्सन, ठीक है। तो स्पीकर या चेयरपर्सन को एड्रेसिंग मीन्स एड्रेस करते हुए, उनको संबोधित करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दे कैन नॉट आस्क डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स, और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से या अदर मिनिस्टर्स जो भी हैं उनसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस एंजॉय सिमिलर राइट्स। तो दोनों ही हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं दे एंजॉय सिमिलर राइट्स, ठीक है, सिमिलर राइट्स यहाँ पर एंजॉय करते हैं दोनों। इन द पार्लियामेंट दे टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स और इश्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी दे रिप्रेजेंट। तो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर होने वाली प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को यहाँ पर क्लियर किया जाता है, बताया जाता है, उनके बारे में इन हाउसेस में बात की जाती है ताकि उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, ओके। तो क्या होता है पार्लियामेंट में, किसके बारे में बात की जाती है, वो सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को वो खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज़ पार्लियामेंट का एक मेंबर है जो किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आया है। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, हर स्टेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, और ये जो पार्ट्स होते हैं इसको ही हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हर एक पार्ट में से अलग अलग मेंबर जो है वो इलेक्ट किया जाता है फॉर द पार्लियामेंट, ठीक है। तो जिस एरिया से एक पार्लियामेंट आता है वो अपनी एरिया के बारे में जो प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट हो रही हैं, जो इश्यूज़ वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं उसके बारे में बात करेगा। तो वो जो पार्ट है, एक पर्टिकुलर एक पार्ट है, एक रीजन है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कह सकते हैं, ठीक है। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को लेकर वो यहाँ पर शेयर करेगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट में यही होता है।
जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, जो एमपीज होते हैं, वो जहाँ से इलेक्ट होकर आए हैं वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अपनी है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं, वो यहाँ पर उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी इश्यूज और प्रॉब्लम्स यहाँ पर वो शेयर करेंगे। Proceedings of both the houses are telecast so that people can watch them. Members of any of the houses can present their ideas or views freely. The questions asked in the parliament and the answers given to them are recorded. लोग अच्छे से देख सकें कि लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर किस बात पर चर्चा हो रही है, क्या चर्चा हो रही है, इसीलिए उसका टेलीकास्ट किया जाता है। और जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपने आइडियाज़, अपनी व्यूज़ फ्रीली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं उनको लेकर, जो भी उनको आइडियाज़ आ रही हैं या उनको जो भी व्यूज़ बताने हैं अपने, वो सब आराम से वो फ्रीली शेयर कर सकते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आंसर्स दिए जाते हैं और ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। अंडरस्टैंडिंग लॉ इन इंडिया, द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन of legislation are developed on the basis of the model of the British Parliament. तो इंडिया के अंदर फॉर्मेशन, लेजिस्लेशन के फॉर्मेशन की जो मेथड्स हैं ये सब डेवलप किस बेस पे हुई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल के बेसिस पे। समझ में आ रहा है? इंडिया के अंदर लेजिस्लेशन के फॉर्मेशन की जो मेथड्स हैं उसका डेवलप हुआ है, किसके बेस पे हुआ है उसका डेवलप, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल्स के बेस पे। ओके, एज मेंशन्ड अर्लियर, न्यू लॉज आर फॉर्म्ड एंड अमेंडमेंट्स आर मेड इन एग्जिस्टिंग लॉज व्हेन नेसेसरी। नए लॉज को बनाया जाता है और क्या होता है, अमेंडमेंट मीन्स जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें चेंज किया जाता है, जब भी ज़रूरत पड़े तब चेंज किया जाता है। द एम ऑफ फ्रेमिंग लॉज इज़ टू मेंटेन इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव फ्रीडम। तो एम क्या होता है, मेन एम क्या होता है, मेन गोल क्या होता है, लॉज को फ्रेम करने का, लॉज को बनाने का, कायदों को बनाने का मेन एम क्या होता है, इंडिविजुअल या कलेक्टिव फ्रीडम को मेंटेन करना। मतलब कोई एक इंडिविजुअल आप ले लो या कलेक्टिव कोई ग्रुप ले लो, हर किसी की फ्रीडम के लिए कायदे बनाना, कानून बनाना बहुत ही ज़रूरी है। द एग्जीक्यूटिव बॉडी सीज टू इट दैट द लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी चेक करती है, देखती है कि लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं। और द लॉज ऑफ आवर कंट्री बेस्टो इक्वल राइट्स टू इट्स सिटीजन। और हमारी कंट्री के जो लॉज हैं वो हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स देते हैं। बेस्टो मीन्स कुछ प्रदान करना, देना। ठीक है, तो इंडिया के हर एक सिटीजन को इक्वल राइट दिया गया है। इफ़ द लॉ इज़ नॉट फॉलोड एंड रिजल्ट्स in injustice to someone, he or she can go to the judiciary. अब अगर लॉ को ढंग से फॉलो नहीं किया जाता है और उसका रिजल्ट किसी के साथ अन्याय होता है तो क्या कर सकते हैं, आप जुडिशरी में जा सकते हैं, मतलब न्यायपालिका में जा सकते हैं। द जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉ एंड confers proper justice to the victim. Constitutionally, the judiciary functions independently. तो न्यायपालिका क्या करती है, विक्टिम मीन्स जो पीड़ित हैं उसे प्रॉपर जस्टिस मिले उसका ख्याल रखती है, और इसी के साथ साथ जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती है। मीन्स वो अपने सारे काम इंडिपेंडेंटली कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संवैधानिक रूप से इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है। नाउ वी विल सी व्हाई लॉ इज नीडेड। ऑल आर इक्वल and all are respectable as the policy on the basis of which the law of our country functions. तो हमारी कंट्री का जो लॉ है वो किसके बेस पे फंक्शंस मीन्स काम करता है, एक पॉलिसी पे, और वो पॉलिसी कौन सी है, ऑल आर इक्वल एंड ऑल आर रेस्पेक्टेबल। हम सभी इक्वल हैं और हम सभी रिस्पेक्टेबल हैं। इस पॉलिसी के बेस पे हमारी कंट्री का जो लॉ है वो फंक्शंस मीन्स काम करता है। लॉ एंश्योर्स पीस, सेफ्टी and unity in our country.
और जो हमारा लॉ है यानी जो कायदे हैं वो इंश्योर करते हैं कि हमारी कंट्री में पीस यानी शांति है, सेफ्टी है, सुरक्षा है और यूनिटी मीन्स एकता है। लॉ इज़ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द सिस्टम। तो लॉ जो है वो बहुत ही नेसेसरी हो जाता है फॉर डेमोक्रेसी, लोकशाही तंत्र है ना, तो डेमोक्रेसी के लिए और साथ ही स्मूथ रनिंग, सिस्टम के स्मूथ रनिंग के लिए लॉ जो है वो बहुत ही नेसेसरी रहता है। वैल्यूज स्टेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन इनटू अकाउंट while forming the laws. If a law is formed against the stated norms in the Indian Constitution, the Indian judiciary can nullify it. तो लॉज को फॉर्म करते वक्त मीन्स बनाते वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी वैल्यूज़ स्टेट की हुई हैं उनको टेकन इनटू अकाउंट मीन्स ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। और अगर उनके खिलाफ यानी उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट अगर कोई लॉ बन जाता है, ओके, जो भी नॉर्म्स अंदर स्टेटेड हैं उसके अगेंस्ट अगर कोई लॉ बन जाता है तो इंडियन जुडिशरी उसे नलिफाई मीन्स रद्द कर सकती है।